वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनंगन। और आज को बता देते हैं कोहरा बहुत तेजी से छाया हुआ है, ट्रेनों की हुई रफ्तार धीमी। और इस तरह से आपको बता देते हैं नगरों में भी इतनी जम के भीड़ है कि भीड़ में लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि रास्ते जाम हैं और सभी कोहरों के कारण कोहरे में सभी लोग अपने आँख को पास रखें, तापते रहें, बहुत खतरनाक सर्दी है। आप ले चलते हैं अतिथि शिक्षकों की ओर। अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक सरदारपुर धार जिले से खबर लेकर आए हैं। विधायक ने कहा कि मैं जब तक आपका साथ रहूंगा जब तक आप लोग नियमितीकरण नहीं हो जाता, नियमितीकरण आपका करवा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा ब्लॉक सरदार विधायक जी ने कहा है। चलिए अब खबर पर पूरी जान लेते हैं। आगामी बजट सत्र में अतिथि शिक्षकों की मांग को सदन में रखूंगा विधायक सरदार। नई दुनिया नियमितीकरण की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ सोमवार को विधायक निकास पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। यहां पर ग्रेवाल जी से मुलाकात की गई और अतिथि शिक्षकों की चर्चा में विधायक ने बताया है कि सरकार हम अतिथि शिक्षकों के बारे में किसी भी तरह से विचार नहीं कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा अतिथि शिक्षकों ने बताया है कि अधिनियम के द्वारा किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को 15,000 रुपये से कम नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विधायक निवास पर विधायक ने ग्रहवाल ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की बात को उठाया है और नियमितीकरण को लेकर गंभीरता जताई हुई है और पूरे प्रदेश में व्यवस्था को समावेश कर देना चाहिए। इस तरह से हजारों नवयुवकों को नौकरी की आशा में शोषण से बचेंगे। और विधायक ग्रेवाल ने आगामी बजट सत्र में अतिथि शिक्षकों को मांग को सदन में रखने का आश्वासन किया है। इसमें आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को 5,000, 7,000 और 9,000 रुपये दिया जाता है, वह भी टाइम से नहीं दिया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति और गड़बड़ा चुकी है। इस तरह से साहूकारों से उधार लेकर अपना घर का खर्च चलाते हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि इस तरह से सभी मांगों को लेकर अब नियमितीकरण की पूरी योजना बन गई है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाने का जुम्मा ग्रहवाल विधायक जी ने लिया है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण में कितना समय लगेगा। वहीं पे आपको बता देते हैं कि नवयुवकों की नौकरी के लिए आश्वासन दिया है सुनील सिंह गर्ग, जितेंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह, अनुराग डोडिया और नारायण मुकेश प्रकाश एवं कई अतिथि शिक्षक लोग मौजूद रहे। ऐसे किसी ने मांगा नियमितीकरण तो किसी ने मांगा एम्स। इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की अवधि के बजट में लोगों को मिले सुझाव के आधार पर तैयार करने की घोषणा की गई है। इस बजट में लोगों को सूत्र मांग है कि एमपी के माधवगढ़ में मामले प्रदर्शन किए गए हैं। मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट के लिए मिलने के सुझाव प्रदर्शित किए गए हैं। आगे की योजना के तहत मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को स्वीकार करते हुए कहा है कि धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह से अनुरोध किया गया है कि 24 जनवरी से सुझाव विभाग दे सकते हैं। इस तरह से मनोज यादव ने कहा है कि सभी लोग अपने विचार विमर्श को लेकर 24 जनवरी तक बजट में पेश कर सकते हैं। इस तरह से उज्जैन में आत्मनिर्भर क्षेत्र आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात को लेकर मध्य प्रदेश मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का अवसर प्रदान करें। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने 15 वर्ष दिए हैं, किंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस तरह से जिलों के आसपास देवास, शाजापुर, आगरा प्रदेश से खबरें निकल कर आई हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाना चाहिए। इसमें कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, आश्वासन किया गया है, किंतु अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति गड़बड़ा गई है। मामा जी कर दोगे नियमित तो करेंगे और अच्छी मेहनत। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमें यदि आप स्कूलों में नियमित कर देंगे तो हम और अच्छी मेहनत से पढ़ाएंगे और हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य के बच्चों को और अच्छे से देखरेख करेंगे। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए जिससे कि
हम गरीबों पर आपकी बड़ी कृपा होगी। और आपने 12 नवंबर 2021 को कहा था नरसुल्लागंज में कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। इस तरह से विभागीय परीक्षा तो दो यार को नारा तो आपने दे दिया, किंतु वह कार्रवाई कागजों में ही सिमट गई, किंतु आज तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया और न ही उसकी कोई लिखित में आदेश आया है। 12 और 14 सालों से अतिथि शिक्षक पढ़ाते आ रहे हैं और उनकी व्यवस्थाएं करते हुए नियमितीकरण के लिए विभागीय परीक्षा किए जाने के लिए बजट आवंटन किया गया था। इससे व्यवस्था में जो भी होगा वो आपके अनुरूप है। आप चाहें तो अतिथि शिक्षकों को 1 मिनट के अंदर नियमितीकरण कर सकते हैं। आपके आदेश की देरी होगी और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। कहते हैं कि हमारे देश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में सब कुछ है। व्यावसायिक शिक्षा से तेजी से आर्थिक का विकास होना चाहिए। इस प्रक्रम में योगेश कुमार राठौर कहते हैं कि व्यावसायिक परीक्षा की ओर आपने ध्यान देते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किंतु अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ आपको बता देते हैं कि क्षमता से अधिक लोग पढ़ लिख रहे हैं और अपनी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसकी जिम्मेदार वर्तमान बीजेपी सरकार है। जब आप पढ़ा सकते हैं तो नौकरी भी दे सकते हैं, जब आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो किसी को पढ़ने का भी अधिकार मत दीजिए। इस तरह से कम पढ़ने के साथ साथ लोगों को रोजगार की बात करिए और उनको रोजगार देने का अवसर प्रदान करिए। आप इस तरह के भाषणबाजी देने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरा अतिथि शिक्षक ही नहीं पूरा नवयुवक जानता है कि आपकी घोषणाओं से परेशान आकर हमारे मध्य प्रदेश के 145 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जिनकी आज तक आपने कोई भी मदद और कोई भी सहायता नहीं की है। उनके परिवार वालों से, उनके मम्मी पापाओं से और उनकी घरवालियों से उनकी स्थिति जाकर जानो। क्या स्थिति होती है जिसमें एक कमाने वाला व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या करने के पश्चात उसके घर की स्थिति क्या हो रही होगी। इस तरह से आपको इस बात को जिक्र करना चाहिए और उन अतिथि शिक्षकों के लिए कम से कम नियमितीकरण कर दीजिए जिनका उनका 15 वर्ष अपना योगदान दिया है। कई लोगों की तो पूरी उम्र बीत चुकी है, किंतु अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? गरीब। धंधा किसका चुकता है? अगर इस मोहल्ले में जहाँ दंगे हो जाए, सब्जी मंडी बंद हो जाएगी कुछ दिनों तो किसका चूल्हा बंद होगा? किसका नुकसान होगा? गरीब का। लेकिन लड़वाने वाले कौन है? बड़े बड़े अखबार के मालिक हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, सरकार है। वो तो अपनी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर आते हैं। सरकारी स्कूल है प्राइमरी, उसमें मास्टर आ रहे हैं, मास्टर भी नहीं चली जाते हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब मुझे बताओ, सरकार का काम ये है कि गरीब गुरबा को बेहतर बनाना, बेहतर जीवन देना, अच्छी शिक्षा देना। लेकिन आज के दौर में जो सरकारी स्कूल है उसमें आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? आपका बच्चा वो विधायक का बच्चे के साथ में आगे बढ़ पाएगा? विधायक का बेटा कहाँ जा रहा होगा? कॉन्वेंट में। कलेक्टर का बेटा कहाँ जा रहा होगा? ठीक है, आपका बेटा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। तो अगर सरकार जो है, सरकार को हम चुनते हैं ना, सरकार मालिक थोड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब का बेटा भी कलेक्टर के बेटे के बराबर पढ़ाई कर पाए। सही बोल रहा हूं? सरकारों का यही काम है ना कि आपका बेटा कलेक्टर के बेटे के स्कूल में जाए या कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल अच्छा होगा और आपका बेटा पढ़ेगा तो फिर आप जिस गरीबी में हो वो गरीबी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन आज का सिस्टम क्या है? जो गरीब है उसका बेटा भी गरीब है। अभी सरकार जो है वो गरीब के लिए काम ही नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ 3, 4, 5 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और हमारी जेब हर रोज सरकार काट रही है। और जनता चुप क्यों है? जनता इसलिए चुप है क्योंकि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बहस में उलझे हैं। हम भी अपने चौराहों पे, घर के अंदर, चाय के ठेलों पे क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। क्या मंदिर मस्जिद से अगर पेट भर जाए तो हम 10 बार आपके साथ ये बात करेंगे? तो हमारी ये यात्रा का उद्देश्य ये है, हम जनता से कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के आपको बांट रही है। सरकार जानबूझ के आपको हिंदू मुसलमान बांट रही है ताकि वो आपको गरीब के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है, हाँ, आपको जानबूझ के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है वो अपनी जेब भर रही है और अपने दोस्तों का जेब भर रही है और गरीब गरीब का गरीब रहेगा। अगर आप पढ़ गए और आपके बच्चे आगे बढ़ गए तो वो फिर सरकार को ये कहेंगे ना कि तुम्हारा काम स्कूल अच्छा करना है, तुम्हारा काम अस्पताल अच्छा करना है,
हिंदू मुसलमान बांटना नहीं है, तुम्हारा काम मंदिर मस्जिद करना नहीं है। तो सरकार चाहती है कि आप प्रश्न ना करो, आप वहीं गरीब के गरीब बने रहो, ताकि उनके खेतों में कौन काम करेगा, उनके घर में मजदूरी कौन करेगा, उनके लिए सब्जी कौन लाएगा, उनके बच्चों की सेवा कौन करेगा, यही करते आ रहे हो ना। वो नहीं चाहते कि जो गरीब गुरबा है वो आगे बढ़ पाए। तो हमारी इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे जो हैं वो भविष्य में अच्छा जीवन जी पाए, आप जो गरीबी हर रोज महसूस करते हो ये बच्चे वो गरीबी ना ले पाए, तो जरूरी है कि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बंटना बंद करना होगा। आपको एक दूसरे से मिलकर रहना होगा, ताकि जब सरकार आपको कहे कि भैया हिंदू मुसलमान में बंटना है, तो आप कहोगे तुम्हारा काम बांटना नहीं है, तुम्हारा काम हमारे स्कूल अच्छा करना है, सड़क अच्छा करना है, हमारे बच्चों को रोजगार देना है, बेहतर मजदूरी देना है, और जो सबसे ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। सही है गलत है? जो गड्ढा खोद रहा है और जो एक दफ्तर में काम कर रहा है, कलेक्टर दफ्तर में बैठ के काम करते हैं और एक आदमी गड्ढा खोदता है, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा मेहनत का काम क्या है? गड्ढे खोदने वाला। जो नालियों का काम कर रहे हैं वो सबसे कठिन काम है, कलेक्टर से ज्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आप हिंदू मुसलमान में बंटना बंद कर दो और आप ये कहोगे सरकार से कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अगर आप वोट मांगने आए हो तो हमारे भले के लिए जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूरी, किसानी, बिजली, पानी, इसको दुरुस्त करो। बस हमारा इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि ये बातचीत हम करना चाहते हैं, गाड़ी में बैठ के बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए पैदल चल रहे हैं। तो हम 500 किलोमीटर चल गए, 600 और चलना है। सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो 2 कदम हमारे साथ चलो रोड तक, ठीक है? आओगे? चलिए आइए, चलिए 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 आइए आइए। कहानी सुनाकर मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। आपको ध्यान देना है, अगर अच्छी लगे तो उस पर अमल करना, अच्छी ना लगे तो अमल मत करना। एक गांव में शादी होकर आई थी, बहू की सास बोली कि चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लाऊं, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथे में पहुंची तो सामने 2 शेर खड़े थे। शेरों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, सामने शेर खड़े, हमें खा जाएंगे, घर वापस चलते हैं। सास बोली बहू तो सीधी आ गई, मेरे तो परिवार का सत्यानाश हो गया। बोली अरे ये तो पत्थर के शेर हैं, देख नहीं रही, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते, चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ कोई आदमी नहीं है और इसका बछड़ा, गाय का बछड़ा गाय के दूध को पिए जाता है। मैं घर से बाल्टी ले आऊं और इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा अपने सिर में हाथ। बोली बहू तो बिल्कुल पागल आ गई, मेरे तो बेटे का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधेर दिखाई नहीं देती, पागल है? पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, न ये दूध दे सकते न दूध पी सकता है। बहू बोली नहीं पी सकता, चलो माँ जी। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांग लेते बीच बैठी है। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहाँ माँ जी? अरे ये ना बैठी। माँ जी मुझे तो ऐसे लगे जैसे पत्थर की हूँ। आप पूरे अलवर की महिला इसी से मांगती है, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात देवी हो, जिंदा देवी हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो घर में असली देवी बैठी है, माँ, बहन, बहू, बेटी के रूप में, बेटा माँ पे डंडा चला रहा है, उसको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, और वो पत्थर की माँ पे जाके रोज जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय। असली माँ पे डंडा, नकली पत्थर की माँ पे लड्डू। तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, नहीं है। जब तक इस पत्थर की माता का पीछा नहीं छोड़ोगे, पत्थर की देवी का पीछा नहीं छोड़ोगे, असली देवी जो घर में बैठी है, माँ, बहन, बहू, बेटी के रूप में, जब तक इसका सम्मान करना नहीं सीखोगे, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ये असली देवी है, असली देवी ये है। Thanks for watching.
like and comments and subscribe.